नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच सेना ने जारी किया बयान। कहा, भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भीतर सुधारों का अनुपालन कर 100% साक्षरता प्राप्त करने का किया वादा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संस्कृत अकादमी उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम किए जाने का निर्णय। संस्कृत को बढ़ावा देने और भाषा के संरक्षण पर बजट के प्रावधान पर जोर। और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षी जनपद के तहत नीति आयोग ने 2 मैथमेटिक्स लैब के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रुद्रपुर और काशीपुर के इंटर कॉलेज में होगा लैब का निर्माण। अब समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने जोर देकर कहा कि भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सेना ने यह भी कहा कि चीन की ओर से टकराव बढ़ाने के लिए लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा किसी भी समय नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही गोलीबारी सहित किसी भी तरह का आक्रामक रुख अपनाया गया। सेना के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जानबूझकर समझौतों का उल्लंघन करते हुए आक्रामक व्यवहार कर रही है, जबकि दोनों देशों के बीच सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि सेना की ओर से यह बयान उस वक्त जारी किया गया जब कल चीन के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर कुछ अग्रिम चौकियों के करीब आने का प्रयास किया। भारतीय सेना द्वारा रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने धमकाने के प्रयास के तौर पर हवा में गोलियां चलाई। उकसावे के इस गंभीर प्रयास के बावजूद भारतीय सेना ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किया। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस वर्ष साक्षरता दिवस की थीम कोविड-19 महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर रखी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साक्षरता दिवस के अवसर पर कहा कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भीतर सुधारों का अनुपालन करके 100% साक्षरता प्राप्त करने का वादा करते हैं। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर भारत में सबसे साक्षर राज्य के रूप में दिखाई दिया है। केरल के बाद दिल्ली में सबसे अच्छी साक्षरता दर 88.7 है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड 87.6% साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जनपद और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा, वेद पुराणों और लिपियों पर शोध कार्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए बजट का सही प्रावधान होना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षी जनपद के तहत नीति आयोग को शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए 2 मैथमेटिक्स लैब के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। साथ ही बजट भी आवंटित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा मैथमेटिक्स लैब की स्थापना उधमसिंह नगर जिले में आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज, रुद्रपुर और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज काशीपुर में की जाएगी। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि छात्रों में गणित के प्रति घटती रुचि को देखते हुए गणित की प्रयोगात्मक प्रयोगशाला छात्रों के लिए एक बेहतर अवसर साबित होगी। देखिए, अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रस्ताव भेजा गया था भारत सरकार को, जिसमें हमें 2 मैथ लैब सैंक्शन हो गई हैं, जिसमें एक रुद्रपुर में बनेगी, एक काशीपुर में बनना है।
और उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल आप देखते होंगे बच्चों में जो मैथ सब्जेक्ट के प्रति है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट गायब हो रहा है और मैथ एक टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो ये लैब बनने से एक तरफ तो बच्चों में एक इंटरेस्ट आएगा मैथ सब्जेक्ट के प्रति और दूसरी तरफ वो प्रयोग करके सीखेंगे तो प्रैक्टिकल करके सीखने में उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड शिक्षा विभाग के प्रयासों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सराहा गया है। शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी ट्वीट में उत्तराखंड राज्य का जिक्र करते हुए लॉकडाउन के दौरान मिड डे मील का पैसा जरूरतमंद बच्चों के खातों तक पहुंचाने के कार्य को लेकर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी गई है। दरअसल लॉकडाउन जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अगुवाई में 38 करोड़ रुपए जरूरतमंद बच्चों के खातों में पहुंचाए गए। उन्होंने बताया कि मिड डे मील योजना की मूल भावना बनी रहे, इसीलिए लॉकडाउन में इस योजना को जारी रखा गया और गरीब बच्चों को लाभ पहुंचाया गया। जो हमारे पास डीबीटी पहले से ही हम पुस्तकें और यूनिफॉर्म के मनी जो है डीबीटी के माध्यम से दे रहे थे, उसकी वजह से सभी बच्चों के खाता हमारे पास ऑलरेडी खुलवाया जा चुका था। तो हमने तय किया था कि खातों में हम लोग पैसा दे दें और यही हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अवगत कराया और हमारे जवाब से सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट भी हुआ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बच्चे सुरक्षित रहें और अभिभावकों के मन में भय ना हो, इसे देखते हुए स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्कूलों के मामले में सरकार सोच समझकर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अगली गाइडलाइन आने के बाद और राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए ही सरकार द्वारा आगे कोई फैसला लिया जाएगा। शैक्षिक रूप से अभी स्कूल नहीं चलेगा जब तक ये कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आएगा और सामूहिक रूप से सभी बच्चों के लिए जब तक हमारे शिक्षकों की व्यवस्था ना हो और सभी बच्चे एक साथ ना आएँ, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठाएं, स्पष्ट निर्देश के पश्चात ही हम बड़े बच्चों को भी स्कूल लगाएंगे, क्योंकि इनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इतनी बड़ी बीमारी है जिससे पूरा विश्व हिला हुआ है। हम इसमें कहीं से कहीं तक अभी आधे अधूरे निर्णय पे रिस्क नहीं उठा सकते। उत्तराखंड में 23 सितंबर से 25 सितंबर तक विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत किया जाना है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच सत्र की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा में बने सदन में वर्तमान में मौजूदा विधायकों के अनुसार ही बैठने की व्यवस्था है, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने में जगह कम पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदन के आसपास की दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा को भी सदन में शामिल करने के साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के विधायकों को सत्र में न बुलाने और वर्चुअल माध्यम से भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि कल मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद सत्र की रूपरेखा तैयार की जाएगी। विधानसभा का जो मंडप है वो बहुत सीमित दायरे का मंडप है। 70 माननीय विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, उतनी वहाँ पे संख्या की दृष्टि से सीटिंग अरेंजमेंट है। तो हमारा ये प्रयास है, हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो सामने दर्शक दीर्घा है, प्रेस दीर्घा है, अधिकारी दीर्घा है, इधर राज्यपाल दीर्घा है, इन सब को भी उसके साथ जोड़ा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते सभी माननीय विधायकों का उसमें पूरी तरह से बैठने की व्यवस्था हम लोग करें। कल यानी बुधवार को शाम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन सब व्यवस्थाओं को लेके एक स्थलीय भ्रमण भी हमारे और उनके साथ होना है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ बातें हम लोग फाइनल कर लें। वहीं कल प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 807 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल रात जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कुल 7,965 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 24 घंटे में 9,262 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 241 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में टिहरी जलाशय के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि टिहरी झील को विश्व स्तरीय
पर्यटन स्थल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को हर संभव प्रयास करने होंगे। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फीसिबिलिटी स्टडी और वायबिलिटी स्टडी शीघ्र करवाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। रिंग रोड के निर्माण सहित जलाशय के चारों ओर पर्यटन विकास के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास से इस क्षेत्र के आसपास के कई गांव तथा आबादी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। कोटद्वार के हल्दूखाता निवासी डॉक्टर माधुरी डबराल स्वरोजगार की राह अपनाते हुए बीते 17 सालों से वर्मी कंपोस्ट निर्मित कर रही हैं। उन्होंने इस कार्य में युवाओं की एक टीम सहयोग करती है। क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी डॉक्टर माधुरी का कहना है कि उन्होंने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की यूनिट स्थापित की है। इसमें वो छोटी क्यारियों की मदद से गाय के गोबर, जैविक वेस्ट और विशेष विधि का इस्तेमाल कर मिट्टी के ऊपर घास से मल्चिंग करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई वर्मी कंपोस्ट को दूसरे राज्यों से आए लोग भी खरीदते हैं। 15-20 दिन पुराना गोबर अवश्य होना चाहिए और जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो घास हो, चाहे पत्तियां हो, खेतों से निकला हुआ पुरानी फसल के डंठल वगैरह सब इसमें रिसाइकिल हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में। तो इसमें हम परत दर परत ये पिट में हम इसे बिछाते हैं। सबसे पहले घास की एक परत होती है ऑर्गेनिक मैटर की, उसके बाद गोबर की, फिर घास गोबर और ऊपर से हम उसमें मल्चिंग कर देते हैं घास की। जैसे कई किसान हमारे पास आते हैं या कई लोग आते हैं कि हमें अपनी कंपोस्टिंग करनी है, वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करवाना है, तो हम उनके यहाँ अर्थवर्म्स भी या जो केचुए हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी सेल करते हैं। यूनिट में पिछले 4 सालों से काम कर रहे शुभम सिंह का कहना है कि वे अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में घर के पास रोजगार मिलने से वे बेहद खुश हैं। जी, यहाँ पे खाद निकालना, छानना, भरना, कट्टों में पैक करना, पन्नियों में पैक करना, ये काम मेरा है। हम सब मिलकर यही काम करते हैं। जैसे कि पीठ में से गोबर निकाला, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ से अंदर डाल के छानना, फिर कट्टों में पैक करना, फिर पन्नियों में पैक करना, फिर भेज देना। गाड़ियों आती हैं बाहर से, तब उन पर हम भेज देते हैं। सर काम तो बहुत ही अच्छा है, हल्का काम है, वैसे कुछ भारी भी नहीं है। हाँ सर, अच्छा लगता है जैसे कि घर के नज़दीक है, वो वैसे कहीं जाना नहीं पड़ता दूर, जैसे कहीं जैसे बाहर रहते हैं लोग, वहाँ पे कमरा लेना पड़ता है, तब बहुत महंगा पड़ जाता है। सर यहाँ पे घर भी पास में ही है, तब इसलिए कुछ अच्छा लग रहा है। वर्मी कंपोस्ट खरीदार और कोटद्वार क्षेत्र के नर्सरी संचालक बबलू वर्मा कहते हैं कि वे हमेशा इसी नर्सरी से खाद खरीदते हैं। मैं यहाँ वर्मी कंपोस्ट लेने आया, जो कि बहुत अच्छी है यहाँ की खाद। मैंने बहुत यूज़ भी करी है और बहुत सप्लाई भी करी है, और बाहर भी भेजी है, अमृतसर भी भेजी है, और ख़ुद भी बहुत सारी यूज़ करी है। इसको हम इसमें सीड्स उगाते हैं तो काफ़ी अच्छा, जैसे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का सीड्स उगाते हैं तो बहुत अच्छा बीज उगता है, काफ़ी अच्छा वो है, इसका काम है वर्मी कंपोस्ट का। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच सेना ने जारी किया बयान। कहा, भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भीतर सुधारों का अनुपालन कर 100% साक्षरता प्राप्त करने का किया वादा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संस्कृत अकादमी उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम किए जाने का निर्णय। संस्कृत को बढ़ावा देने और भाषा के संरक्षण पर बजट के प्रावधान पर जोर। और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षी जनपद के तहत नीति आयोग ने 2 मैथमेटिक्स लैब के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रुद्रपुर और काशीपुर के इंटर कॉलेज में होगा लैब का निर्माण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।